हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू एस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी इंडियन सोसाइटी के डिस्कशन को। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 3 के बारे में इस डॉक्यूमेंट से, जिसका नाम है नेचर, रेंज एंड पैटर्न्स ऑफ विमेंस वर्क। औरतों के कामों को जानेंगे, उनके कामों के नेचर को जानेंगे। अब नेचर में बात आ जाती है दोस्तों कि क्या औरतें काम कर रही हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फिर इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर। काम कितना करना पड़ता है, हाउ मच वर्क नीड्स टू बी डन, उसको हम रेंज ऑफ वर्क कहते हैं। और पैटर्न में आ जाता है किस किस तरीके के काम करने पड़ते हैं। और सारी बातों की कंक्लूजन, नेचर की बात कर लो, रेंज की बात कर लो, पैटर्न की बात कर लो, सारी बातें घुमा फिराकर दो पहलुओं पर आके रुकती हैं कि वेदर विमेन जिस भी वर्क के अंदर एंगेज्ड हैं वो पेड वर्क है या फिर वो अनपेड वर्क है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको बताना चाहता हूं। वैसे तो ये हम सब कुछ सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बात करें और यहां पर अगर हम एक टर्म को समझें, दैट इज वर्क, तो इकोनॉमी की परिभाषा के अकॉर्डिंग यहां पर पेड अनपेड वर्क वैसे तो हम बोल देते हैं, लेकिन वर्क हमेशा वही माना जाएगा जिसमें किसी को पेमेंट मिल रही है। समवन इज गेटिंग पेड, पैसे मिलेंगे उसको उस काम के लिए तो ही उसको वर्क बोला जाएगा। अदरवाइज वो वर्क की कैटेगरी में, वर्क की परिभाषा में नहीं आएगा वो काम। अब ये चीज आप जानते हो। कशिश, आप मुझे बताओ, भारत में मेजॉरिटी ऑफ द विमेन जो हैं, क्या उनको, देखो काम तो सारी औरतें करती हैं, हाउसवाइफ हो चाहे घर के बाहर जाकर काम कर रही हो, तो औरत कोई है, अगर हम किसी ह्यूमन बीइंग को औरत बोल रहे हैं, फीमेल बोल रहे हैं, लेडी बोल रहे हैं, तो वो काम तो कर रही हैं, लेकिन उसमें कैटेगराइजेशन ये है कि अपने घर के लोगों के लिए काम कर रही हैं कि बाहर जाकर काम कर रही हैं। तो आप मुझे बताओ, ज़्यादातर औरतें, कशिश, कौन है हमारे भारत के अंदर घरों में काम करने वाली या फिर बाहर जाकर काम करने वाली? यानी कि वेदर दे आर एंगेज इन अनपेड वर्क या फिर पेड वर्क। अनपेड वर्क है ना। और अगर अनपेड वर्क है तो वो कितना भी काम कर लें, क्या हम उसको, रिया, जीडीपी की परिभाषा में काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, है ना। तो जो औरतें हैं, विमेन, पुराने जमाने में दे वर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ फूड। एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, हम ये नहीं कहेंगे एंगेजमेंट है, एंगेजमेंट थी, एंगेजमेंट तो आज भी है, लेकिन दे वर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ फूड। पुराने ज़माने के अंदर कंट्रीब्यूशन इनका बहुत ज़्यादा था मर्दों के साथ, ठीक है। खेती बाड़ी में, टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर काम करना। टेक्सटाइल क्या होता है? कपड़े। और हैंडीक्राफ्ट्स, हाथों से बने हुए जो सामान होते हैं वो, जैसे मटके, घड़े वगैरह, ये सब चीज़ें। तो थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री हमें औरतों का काम देखने को मिलता है कि दे वर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ फूड, टेक्सटाइल या हैंडीक्राफ्ट्स, एंड कंटिन्यू टू प्रोवाइड अ मेजर लेबर इनपुट। औरतें ये सारा काम करके एक कंट्रीब्यूशन अपना दिखाती थी, उस कंट्रीब्यूशन को लेबर इनपुट कहा जा रहा है, जहां पर प्रोडक्शन इज स्टिल इन द स्मॉल स्केल सबसिस्टेंस सेक्टर। आज भी औरतें हमें बहुत सारी जगह में स्मॉल स्केल लेवल पे ही सही, लेकिन काम करते हुए दिखती हैं फॉर द सबसिस्टेंस सेक्टर। अच्छा, ये जो वर्ड है सबसिस्टेंस, इसका मतलब क्या होता है? सबसिस्टेंस का मतलब ये होता है कि आप कोई भी चीज़ ग्रो कर रहे हो, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो अपने खुद के यूज़ के लिए, आपका कोई पर्पस है नहीं बाजार में उसको बेचने का, या फिर पर्पस है भी तो आपके पास इतना ग्रो नहीं हो पा रहा है कि, या फिर इतना प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है कि आप उसको बाजार में बेच सको। जैसे जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं,
तो हम वहाँ पर एक टर्म को यूज़ करते हैं, डैट इज़ नोन एज सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो क्या परिभाषा होती है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर की? यानी कि जो फार्मर है, किसान है, या किसानों का जो परिवार है, या फार्मर्स की जो फैमिली है, वो लोग खेती बाड़ी तो कर रहे हैं, दे आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, खेती बाड़ी तो वो कर रहे हैं, लेकिन वो खेती बाड़ी प्रॉफिट मेकिंग के पर्सपेक्टिव से नहीं कर रहे कि वो सामान को कल को क्रॉप्स वगैरह को उगाकर मार्केट में बेचेंगे। ये उनका इरादा हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि उनके पास जो एग्रीकल्चरल लैंड हो वो इतना बड़ा ना हो, वो छोटा सा ही हो। उस छोटे से एग्रीकल्चर लैंड पर सिर्फ उतने ही क्रॉप्स ग्रो हो पा रहे हो जिसमें एक फार्मर जो है वो अपनी फूड की रिक्वायरमेंट और अपनी फैमिली की फूड की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए सिर्फ उतना ही ग्रो कर पा रहे हो, बिकॉज ऑफ द लिमिटेड लैंड साइज। ठीक है, तो यहां पर फार्मर्स ग्रो तो कर रहे हैं, फार्मर की फैमिली एंगेज तो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर, खेती बाड़ी तो कर रहे हैं, लेकिन वो जो खेती बाड़ी हो रही है वो इतनी ही हो पा रही है कि यहां पर इनकी खुद की जो ओन क्रॉप प्रोडक्शन जो नीड्स हैं सिर्फ वही फुलफिल हो सकती हैं। अगर हम बात करें कि फार्मर्स की जो मार्केटिंग नीड्स हैं कि उसको क्रॉप्स को वो बेचकर थोड़ा सा प्रॉफिट मेकिंग वगैरह की तरफ शिफ्ट हो जाए, एक्स्ट्रा इतना बच जाए कि वो बाज़ारों में भी बेच सके उस चीज़ को, उन क्रॉप्स वगैरह को, तो ये चीज़ यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, मार्केटिंग नीड्स पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। ओके, तो सबसिस्टेंस सेक्टर में काम करती हैं औरतें स्मॉल स्केल लेवल पे, कहने का मतलब ये है कि वो उतना ही ग्रो कर पाती हैं, उतना ही चीज़ें बना पाती हैं जो कि उनकी फैमिली वगैरह यूज़ कर सके, प्रॉफिट मेकिंग नहीं हो पाती है। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम औरतों के कामों को कैटेगराइज करें, अलग अलग प्रकार के काम जो औरतें करती हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टू कैटेगरी। वो दो कैटेगरी क्या है, क्या उनका काम पेड वर्क की कैटेगरी में आएगा या फिर उनके द्वारा करा गया जो काम है वो अनपेड वर्क की कैटेगरी में आएगा। औरतें जो भी काम कर रही हैं उसके लिए उनको पैसे मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं। तो इससे हमें एक ब्रॉड आइडिया लगेगा कि अगर हम औरतों के कामों के पैटर्न को भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, भारत की सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में अगर पहचानें, तो इससे हमें एक ओवरऑल एक ब्रॉड आइडिया लगेगा कि हम औरतों के कामों की सिग्निफिकेंस को समझ सकते हैं, परिवार में भी और समाज में भी। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ विमेंस वर्क। जब हम बोलते हैं कि औरतें काम कर रही हैं तो उसको हमें पहचानना पड़ेगा कि औरतें जो काम कर रही हैं इसका मतलब है क्या। तो देखो, अगर हम एग्जैक्टली डिफाइन करना चाहें कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ विमेंस वर्क, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ विमेंस वर्क एंड व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ विमेंस वर्क, मतलब किस हद तक, किस एक्सटेंट तक औरतें जो हैं वो काम करती हैं, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है इसको डिफाइन करना। क्योंकि बहुत सारी औरतें अगर काम कर भी रही हैं तो उनका जो काम है वो या तो इनविजिबल है या फिर सिर्फ पार्शली नजर आता है वो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन के अंदर। अब आप कहोगे सर जब वो काम कर ही रही हैं तो वो काम करते हुए तो मतलब दिखेंगी ना औरतें, तो इसको यहाँ पर इनविजिबल या फिर ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि उनका काम थोड़ा बहुत ही नजर आएगा? वो इसलिए क्योंकि वो जो काम कर रही हैं वो घर के काम कर रही होंगी या फिर ऐसा काम कर रही होंगी जिसके लिए उनको सैलरी नहीं मिल रही है, उनके हाथों में कोई पैसा रखकर नहीं जा रहा है, वो अनपेड वर्क कर रही है। वर्क तो हो रहा है लेकिन वो अनपेड है। तो जो अनपेड वर्क है इसलिए हम उसको बोलेंगे वो इनविजिबल है या फिर ओनली पार्शली अकाउंटेड है।
एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको इस चीज़ का। इस एग्जाम्पल को वैसे तो आप अच्छी तरीके से जानते हो। एक हाउसवाइफ है, घर परिवार के लोगों के लिए सुबह से उठते हुए बच्चों का टिफिन प्रिपेयर करने के लिए 5 बजे वो उठती है। सारा काम करते करते उसको 11 बज जाते हैं सोने में, कभी कभार 12 भी बज जाते हैं। इतना काम अगर एक हाउसवाइफ जिस घर के लिए कर रही है और बदले में उसको कोई फिक्स सैलरी, कोई फिक्स पेमेंट नहीं मिल रही है, इतना काम एक हाउसवाइफ दूसरों के घरों में, भले ही ये औरत झाड़ू पोछा बर्तन अगर कर रही होती तो बहुत कमा रही होती। सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक अगर ये अपने घर परिवार की गुलामी करने में लगी हुई है, उसके बाद भी इसको कोई इज्जत नहीं दे रहा है, ताने कसे जा रहे हैं इसके ऊपर, सुनाया जा रहा है इसको, और कोई पेमेंट भी नहीं मिल रही है। चलो ठीक है, सुना लो, ताने कस लो, सब कुछ कर लो, हाथों में कम से कम मतलब इसके काम की कोई वर्थ तो हो हाउसवाइफ की, हाथों में कोई पैसे तो रख कर जाए, कोई रकम तो रख कर जाए। इतना जितना इतनी जितनी जिल्लत इसको घर पे सहन करने को मिलती है, उसके अलावा भी पेमेंट नहीं मिल रही, तो इससे बढ़िया तो एक काम वाली बाई होती, किसी के घर में काम कर रही होती, 10 बातें वो भी सुना लेते, 10 चीज़ों के बारे में डांटना फटकारना ये भी सुन लेती। लेकिन कम से कम सुबह 5 बजे से लेकर 11 बजे तक, रात को 12 बजे तक, रात को कितने सारे काम धंधे कर सकती थी। कितने घरों में काम करना, या फिर बहुत सारे सैलून पार्लर में काम करना, अपने कंट्रीब्यूशन देना, 100 प्रकार के काम होते हैं इकोनॉमी में, जितने हम गिनवाएं, हजारों करोड़ों लाखों प्रकार के काम होते हैं। तो ये कहीं पर भी काम कर रही होती, मल्टीपल तरह के काम कर रही होती, ये धोबी होती, कपड़े प्रेस करने वाली होती, कहीं किसी कंपनी में लगी होती, या फिर किसी सैलून में, किसी पार्लर में वैक्सिंग, थ्रेडिंग, मैनिक्योर पेडिक्योर का काम कर रही होती। कुछ ना कुछ इसके हाथ में पक्का रकम आ रही होती। अगर वो आ रही होती तो फिर वो विजिबल वर्क होता, वो फिर पार्शली विजिबल नहीं होता या फिर इनविजिबल नहीं होता। लेकिन हाउसवाइफ का काम जो है वो इनविजिबल होता है या फिर पार्शली विजिबल होता है। वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन के अंदर इनका काम जो है, औरतों का, हाउसवाइफ का, उसको संज्ञान में लिया ही नहीं जाता है। इट इज नॉट अकाउंटेड। तो जो कंपोनेंट्स हैं औरतों के काम के, कहने का मतलब है कि औरतों का जो काम है वो किस किस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। ऐसा वाला कि जो इनविजिबल है या फिर सिर्फ जो पार्शली विजिबल है। अगर वो अपना घर का काम कर रही है, ठीक है, पेड वर्क भी वो कर रही है और अनपेड वर्क भी अगर वो कर रही हैं रिलेटेड टू होम बेस्ड क्राफ्ट एक्टिविटीज। घर में सब लोग मान लो कुछ काम करते हैं और घर परिवार के लोगों का काम चल रहा है, तो उन्होंने अपने घर परिवार की बेटियों को और बहुओं को भी उस काम में लगा रखा है। फैमिली बिजनेस, फैमिली इंटरप्राइज, फैमिली की कोई, एक परिवार की कोई फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, ठीक है। या फिर कुछ औरतें पेड वर्क भी करती हैं आउटसाइड होम। लेकिन अब आप मुझसे कहोगे कि सर यहाँ पर आ तो गया कि ये पेड वर्क है, अनपेड वर्क की बात आ रही है, तब तो हम उसको इनविजिबल कह लेंगे या पार्शली विजिबल कह लेंगे। लेकिन अगर औरतें घरों से बाहर निकलकर काम कर रही हैं, घर पे ही रह के कुछ क्राफ्ट एक्टिविटीज़ कर रही हैं, जिसके लिए उनको मतलब वो सामान को बेच रही हैं, उनके लिए उसको पैसे भी मिलते हैं और पेड वर्क के अंदर एंगेज्ड हैं, तो फिर ऐसे वर्क को हम इनविजिबल या पार्शली विजिबल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हो सकता है दोस्तों, पेड वर्क जो है वो इतना लो लेवल का हो, यानी कि जो पेमेंट आ रही है औरत के हाथ में वो इतनी कम हो कि उसके हाथ में मंथ के एंड में कुछ भी ना बच रहा हो। मेहनत बहुत ज़्यादा है, पैसे बहुत कम है, और वो जो पूरे पैसे हैं वो हो सकता है कि रॉ मटेरियल को ख़रीदने में, जैसे अगर घर से ही क्राफ्ट एक्टिविटीज़ कुछ हो रही है, कुछ सामान वगैरह जो औरत खरीद के लाई है, मान लो कि कोई एक औरत है वो कैंडल मेकिंग का बिजनेस करती है घर से, तो रॉ मटेरियल उसको इतना कॉस्टली लग रहा हो, मतलब रॉ मटेरियल जो वो खरीद के ला रही हो उसको इतने लागत आ रही हो कि जो प्रॉफिट है, गिने चुने जो क्लाइंट्स हैं जिनको वो कैंडल बेच पाती है, उसके बाद उसकी जेब में कुछ भी ना बच रहा हो, तो तब भी वो वर्क एक तरीके से इनविजिबल होगा या पार्शली विजिबल होगा। तो जिस भी प्रकार के काम, द काइंड ऑफ वर्क विमेन डू, इट इज़ डिटरमाइंड बाय विमेन्स पोजिशन इन द सोसाइटी। समाज में जिस प्रकार से औरतों की जो छवि होती है, जिस प्रकार से औरतों को
इज्जत दी जाती है, जिस प्रकार से औरतों को घर परिवार की तरफ से लिबर्टी मिलेगी, समाज में जो जो काम उनके लिए बने होंगे उसी प्रकार के कामों के अंदर औरत, एक लेडी, एक फीमेल अपने आप को एंगेज कर पाएगी। और समाज की सोशल हिरार्की में फैमिली की लोकेशन क्या है, घर परिवार जो है वो कौन से वर्ण का पार्ट है, उसका क्लास स्ट्रक्चर कैसा है। फिर अगर हम घर परिवारों के क्लास और कास्ट को जानेंगे तो उस घर परिवार से जुड़ी जो औरतें हैं, जो फीमेल्स हैं, जो लेडीज़ हैं, जो डॉटर्स हैं उस घर परिवार की, वो किस प्रकार का काम कर पाएंगी, उनके लिए क्या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, वो अपनी पहचान कैसे बना पाएंगी घर की दहलीज से बाहर निकलते हुए। ये भी एक फैक्टर है कि औरत का काम, जिस प्रकार का वो काम करती हैं, वो दो फैक्टर्स की वजह से डिटरमाइन होता है। एक तो औरत की खुद की पोजीशन क्या है समाज के अंदर, और जिस परिवार का वो हिस्सा है उस परिवार की लोकेशन क्या है समाज की सोशल हिरार्की में। ठीक है, ये वाली चीज आपको क्लियर हुई? नॉर्मल एनालिसिस है ये, तो सही है, समझ में आ गया? तो इसी कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों अगर हम आगे बात करें तो अगली हेडिंग है औरतों के अनपेड कामों को पहचानते हैं हम ज़रा। अगर उनके कामों को हम कह रहे हैं कि औरतों के द्वारा करा जाने वाला जो काम है वो इनविजिबल है या पार्शली विजिबल है, यानी कि उनको उनके कामों के लिए कोई रकम नहीं मिल रही है, दे आर एंगेज इन अनपेड वर्क। तो अनपेड वर्क औरतों के द्वारा करा जाने वाला घरों में क्या होता है, घरों में उनके कुछ काम धंधा वगैरह चल भी रहा है लेकिन उनके हाथ में कोई बचत नहीं हो रही है। जैसे मतलब मान लो घर में कोई बहू आई है और वो जो परिवार है वो, एक एग्जांपल ले लेते हैं, बैंगल मेकिंग का काम करता है, चूड़ियाँ बनती हैं एक घर परिवार के अंदर, या फिर वो लोग घड़े मटके वगैरह बनाते हैं। तो कुछ सालों में जो घर में आई हुई जो बहू है वो भी एडजस्ट हो गई है, वो भी हाथ बटा देती है इन कामों के अंदर कि हाँ परिवार का काम वगैरह सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन उसको उसका इतना कंट्रीब्यूशन होने के बावजूद भी जो पैसे हैं, जो पूरा का पूरा जो प्रॉफिट है उसके साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करा जा रहा है। तो वो होम बेस्ड प्रोडक्शन के अंदर, अब देखो नाम है प्रोडक्शन, वर्ड आ गया यहाँ पर प्रोडक्शन, तो किसी भी चीज़ की अगर प्रोडक्शन हो रही है तो उस चीज़ की सेलिंग या मार्केटिंग भी तो होगी, प्रॉफिट भी तो आएगा। लेकिन वो प्रॉफिट जो है जो घर के जो ब्रेड विनर्स हैं या फिर जो घर के मुखिया हैं, जो घर के बड़े लोग हैं, वो रख लेंगे। और बहुत सारी औरतें घर परिवार के जो एग्रीकल्चर लैंड्स होते हैं, जो फैमिली फार्म्स होते हैं, उसमें भी अपना कंट्रीब्यूशन, योगदान वगैरह दिखाती हैं। खेतों को जोतना, खेतों की सिंचाई करना, पानी डालना, पेस्टिसाइड वीडिसाइड्स को छिड़कना, हार्वेस्टिंग करना, ठीक है, फसलों की कटाई वगैरह करवाना। लेकिन फिर भी उनको उसके लिए कोई एक शेयर नहीं मिलता उस चीज़ में कि जितना उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिखा रखा है। परिवार के लोग अगर होम बेस्ड प्रोडक्शन कर रहे हैं, फैमिली फार्म्स के अंदर एंगेज करवा रहे हैं औरतों को, अगर बाहर किसी दिहाड़ी मजदूर को लेकर आते तब भी तो उसको पैसे देने पड़ते, तो वो घर की औरतों को तो देते नहीं है पैसे, लेकिन काम करवा लेते हैं। तो हम इस प्रकार के अनपेड वर्क को पहचानते हैं और उसके ऊपर कुछ एनालिसिस को जानेंगे। तो राइटर यहाँ पर आपको बोल रहे हैं देयर इज डिफरेंशियल वर्क पार्टिसिपेशन, यानी कि काम धंधे के अंदर इन्वॉल्वमेंट जो हमें देखने को मिलती है, जो पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है हमें मर्दों का, औरतों का और बच्चों का एक परिवार के अंदर ही, उसको हम नाप तोल सकते हैं क्वांटिटेटिव टर्म्स में भी और क्वालिटेटिव टर्म्स में भी। ठीक है, तो बेसिक एलिमेंट्स जो होते हैं औरतों के काम के घरों के अंदर, दे आर रिलेटेड टू डिवीजन ऑफ लेबर। अब एक डिवीजन ऑफ लेबर तो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि मर्दों को ट्रीट करा जाता है एज ब्रेड विनर्स एंड औरतों को बोला जाता है यू शुड बी केयर टेकर फॉर योर चिल्ड्रेन एंड सास ससुर वगैरह की सेवा करो, बढ़िया खाना बनाकर वगैरह खिलाओ और तुम घर में ही रहो। तो ये एक तरीके से डिफरेंस तो पैदा करते ही है मर्द और औरत के बीच में, ये चीज़ हम काफ़ी ज़्यादा जान चुके हैं इस चैप्टर के अंदर। अब जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो काम होता है, जो कि बोला जा रहा है जिसको हाउस वर्क, घर परिवार के अंदर जो काम होता है, आप उसको ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हो
या फिर वो डिफ़र करता है एक तरीके से कि घर के काम जो हैं, घर में बहुत सारे प्रकार के काम होते हैं। अगर होम बेस्ड प्रोडक्शन भी हो रही है, एक परिवार के लोग चूड़ियाँ बनाते हैं, मटके वगैरह बनाते हैं, घड़े बनाते हैं, तो उसमें भी 100 प्रकार के काम होते हैं, है ना, कि मिट्टी को छानना, उसके अंदर गेरुआ मिलाना। अगर मान लो कोई घर परिवार मटके वगैरह बना रहा है, या बैंगल मेकिंग प्रोफेशन के अंदर बिल्कुल मोती जो हैं, जो हीरे हैं, उसको चुन चुन कर लगाना, उसको शेप देना, है ना, और जो बैंगल का जो पाउडर होगा उसको घिस घिस कर किस किस चीज़ों के साथ मिक्स कर कर उसको क्या बनाना है। तो अलग अलग प्रकार के जो काम हैं वो फैमिली मेम्बर्स के बीच में बांट दिए जाते हैं, है ना। एंड दे ब्रॉडली डिफर अकॉर्डिंग टू द एज, जेंडर, इनकम, ऑक्यूपेशनल ग्रुप, लोकेशन, कि गांव में किस प्रकार से काम होते हैं, शहर में किस प्रकार से काम होते हैं, फैमिली का साइज़ क्या है, और फैमिली का स्ट्रक्चर क्या है। तो 2011-12 में कंडक्ट जो हुआ था नेशनल सैंपल सर्वे, ठीक है, पहले हम इसको बोलते थे, मैंने आपको पहले भी बताया था, हम इसको पहले बोलते थे NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, या फिर नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अब वो उसका नाम बदल कर हो गया है नेशनल सैंपल सर्वे। तो 2011-12 के अंदर जो नेशनल सैंपल सर्वे कंडक्ट हुआ था उसका ये कहना था कि 90% से भी ज़्यादा जो औरतें हैं, ओवर 90% ऑफ वेमेन हु डिड नॉट वर्क, जो काम नहीं करती हैं, वो घरों के काम ज़रूर करती हैं। मतलब कहने का मतलब ये काम नहीं करती हैं, कहने का मतलब ये है कि उनको वो पेड वर्क के अंदर एंगेज नहीं है, लेकिन वो घर के काम तो फिर भी करती हैं। ILO 2018 की जो रिपोर्ट्स हैं वो हमें ये शो करती हैं। ILO क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 2018 की जो रिपोर्ट है वो हमें ये शो करती है कि ऑन एन एवरेज औरतें जो हैं भारत के अंदर, वो एक दिन में लगभग 297 मिनट्स पर डे स्पेंड करती हैं ऑन अनपेड केयर वर्क। मतलब वो घर के लोगों का, बच्चों का, उनके टिफ़िन का, साफ सफाई का, हर चीज़ का ध्यान रख रही हैं। दे आर डूइंग सम केयरिंग वर्क, लेकिन उसके लिए उनको पे नहीं करा जा रहा है। और जबकि एज कंपेयर टू औरतें, घर में जो मर्दों का जो कंट्रीब्यूशन रहता है भारत के अंदर अनपेड केयर वर्क करने का, वो सिर्फ 31 मिनट्स का रहता है। ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 2018 की रिपोर्ट हमें बताती है। वहीं पर अगर हम पेड वर्क की बात करें, ऐसे काम जिसके लिए आपको पैसे मिलेंगे, आपको सैलरी मिलेगी, आपको वेजेस मिलेंगी, तो औरतें ऐसे कामों के अंदर जहां पर उनको पेमेंट मिल रही है, भारत के अंदर 160 मिनट स्पेंड करती हैं एज कंपेयर टू 360 मिनट्स बाय मैन। यानी कि मर्द जो हैं वो पेड वर्क के अंदर ज़्यादा इंगेज्ड हैं, औरतों का कंट्रीब्यूशन इतना नहीं है, क्योंकि हो सकता है उनको लिबर्टी ना मिलती हो। और ये रियलिटी है कि लिबर्टी नहीं मिलती है, घर के बाहर निकलकर काम उनको नहीं करने दिया जाता। घर के बाहर वो अगर काम करने जा भी रही हैं तो वहाँ से लौटकर आने के बाद अपने खुद के घर वगैरह के काम भी रहते हैं, जिसके लिए उनको कोई पे नहीं करने वाला। अब मैंने आपको कुछ लेक्चर्स पहले इसके बारे में बताया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, या फिर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2018। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इस ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2018 का ये कहना है कि ऑन एन एवरेज 66% जो औरतों का जो काम है भारत के अंदर, 66% औरतों का जो काम है भारत के अंदर वो अनपेड है, जिसके लिए उनको कोई पे नहीं करेगा। काम तो वो कर रही है लेकिन पे कोई नहीं करेगा। और वहीं पर अगर हम कंपेयर करें मर्दों के ऐसे काम को जिसके लिए उनको पेमेंट नहीं मिलेगी, यानी कि वो घर में केयर टेकर वगैरह हैं, अपने बच्चों का मतलब ध्यान रख रहे हैं, फैमिली में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एज अ अनपेड वर्क, तो वहीं पर मर्दों की संख्या है सिर्फ 12%। अगर हम गांव की तरफ अपना रुझान करें तो रूरल एरियाज़ के अंदर, गांव में औरतें जो पुअर हाउस होल्ड से बिलोंग करती हैं वो बहुत सारे कामों के अंदर एंगेज होती हैं, जैसे खाना बनाना, प्रोसेसिंग ऑफ फूड फॉर हाउस होल्ड कंजम्पशन,
प्रोसेसिंग ऑफ फूड का मतलब ये है जैसे घर में एक छोटी सी मशीन लग रखी है आटे की चक्की वगैरह, और गेहूं वगैरह पीस कर आटा वगैरह पीसना है, या फिर गांव में जैसे एक घर परिवार के पास कुछ गाय हैं, बकरी हैं, भैंस हैं, तो उसको साफ़ सफाई करना और गाय भैंसों का दूध निकालना, तो फूड को प्रोसेस करना ताकि घर के लोग उसको कंज्यूम कर सकें, ये सब भी औरतों की जिम्मेदारी होती है गांव के अंदर। हु बिलोंग मतलब ऐसे हाउस होल्ड्स, ऐसे औरतों की यहाँ पर बात हो रही है हु बिलोंग टू पुअर हाउस होल्ड्स। ग्रेन्स को स्टोर करना, बच्चों का ख्याल रखना, ठीक है, लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठी कर कर लेकर आना ताकि चूल्हा वगैरह जल सके, गाय के लिए चारे वगैरह को इकट्ठा करना, फॉडर या फॉडर क्रॉप जिसको हम कहते हैं, पानी भरना। और भी जो रूरल एरियाज़ के अंदर रह रही हैं तो उनकी जिम्मेदारी ये भी हो जाती है कि कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जंगलों से सामान को इकट्ठा करके लेकर आना, गाय के गोबर के उपले या गाय के गोबर के जिसको हम कहते हैं कंडे बनाना, ठीक है, गाय भैंसों का, भेड़ बकरियों का ध्यान रखना, लाइफ स्टॉक कैटल एक ही बात है, हाउस को रिपेयर करवाना, मेंटेनेंस देखना हाउस की। ये सारी जिम्मेदारियां औरतों की होती हैं गांव के अंदर, स्पेशली उन औरतों की जो कि पुअर हाउस होल्ड से बिलोंग करती हैं। इनमें से ज़्यादातर जो काम हमने देखे, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट होते हैं फैमिली की मेंटेनेंस के लिए, लेकिन ज़्यादातर ऐसे कामों की जिम्मेदारी जो होती है वो औरतों के कंधों पर होती है गांव में। लेकिन बात वही आ जाती है घूम फिर कर कि इतना सारा काम करने के बावजूद भी ये सारे काम की जो कीमत है औरतों की ज़िंदगी में वो ज़ीरो है, बिकॉज दीज वर्क्स आर अनपेड। और ये उनके कोई प्रोडक्टिव वर्क की कैटेगरी में शामिल नहीं होता, बिकॉज इट इज़ मेंट फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ये वो अपने लिए, अपने घर परिवारों के लिए कर रही हैं, किसी और के लिए नहीं कर रही हैं। अगर किसी और के लिए कर रही होती तो इसलिए इन सब कामों के लिए पैसे मिलते। तो मच ऑफ द वर्क दैट वीमेन डू इन हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज एंड प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, अगर ये अनपेड है, कोई भी औरतें अगर ऐसा काम कर रही हैं, ठीक है, वो अपने घरों की इंडस्ट्रीज़ में ही या हाउस होल्ड वर्क के अंदर एंगेज्ड हैं, या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग कर रही हैं, जैसे गाय भैंसों का, भेड़ बकरियों का ख्याल रखना, उनको पानी पिलाना, उनको चारा डालना, उनको घास फूस डालना, उसके बाद उनका दूध निकालना, फिर उसको चूल्हे पर गर्म करना, फिर उसकी मलाई छानना, उससे घी बनाना, बच्चों को ख्याल रखना, बच्चों के कपड़े धोना, यही अगर वो काम दूसरों के घरों में कर रही होती तो उनको पैसे मिल जाते। लेकिन अपने घरों में क्योंकि इसके लिए उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो बहुत सारे डेटा सिस्टम्स के अकॉर्डिंग, जैसा कि मैंने आपको इस लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया, इसको फिर वर्क की कैटेगरी में शामिल नहीं करा जाएगा, बिकॉज दिस इज़ अनपेड वर्क। तो कुछ जो एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे डेयरिंग का एक्टिविटीज़ का मतलब होता है विच इज़ रिलेटेड टू काउ, बफेलो, गोट्स एक्सेट्रा। तो एक्टिविटीज़ लाइक डेयरिंग, स्मॉल स्केल हस्बेंड्री यानी कि गाय भैंसों का पशुपालन करना, फिशरीज, हैंडलूम वीविंग, हैंडीक्राफ्ट्स, पॉटरी, ये ज़्यादातर गांव के अंदर फैमिली एक्टिविटीज़ होती हैं। एक घर परिवार के लोग जो हैं वो मिलकर कर रहे होते हैं, जिसमें औरतों का भी कंट्रीब्यूशन होता है। और मेजर पार्ट ऐसे कामों का जो होता है उसकी लोकेशन होती है घर, वो घरों में ही हो रहा है। और औरतें कंट्रीब्यूशन तो अपना दिखा रही हैं, घर की बहू बेटी तो उसमें कंट्रीब्यूशन दिखा रही हैं, हाथ तो बंटवा रही है। येट अ विमेन इज नॉट अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ अ वर्कर, लेकिन फिर भी उसका स्टेटस जो होता है वो वर्कर की कैटेगरी में नहीं आएगा, बिकॉज शी इज़ नॉट पेड फॉर हर वर्क। तो ये जो नॉन वैल्यूएशन है कि औरतों के कामों को वैल्यू ही नहीं करा जा रहा है और उनके सारे काम अनपेड वर्क की कैटेगरी में शामिल होते चले जा रहे हैं क्योंकि वो अपने घरों के लिए काम कर रही हैं, इसकी वजह से एक फिनोमेना पैदा होता है जिसको हम कहते हैं नॉन रिकॉग्निशन ऑफ वेमेंस क्रूशियल इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन। यही औरतें अगर इकोनॉमी में किसी और के लिए काम कर रही होती जिसके लिए इनको पैसे मिलते, तो वो पैसे इनके घर के काम भी आते। और औरतें मेहनत तो कर रही हैं, इतनी सारी औरतें मेहनत तो कर रही हैं, भारत की औरतें कोई लेज़ी तो है नहीं, लेकिन इतनी मेहनत जो वो कर रही है, अपने शरीर को थका रही है, उनकी जो मेंटल एनर्जी है वो ट्रेन होती है, फिजिकल एनर्जी ट्रेन होती है, लेकिन फिर भी उसके लिए उनको कुछ भी पैसे नहीं मिलते हैं। अब इंडिया में एक एक्ट आया था साल 2017 में, ये एक अमेंडेड एक्ट था, वैसे पहले से चलता था, जिसको हम बोलते हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। इसकी अमेंडमेंट हुई थी साल 2017 के अंदर।
तो ये जो मैटरनिटी लीव मिलती है, औरतें जो कि किसी कंपनी वगैरह के अंदर फॉर्मल सेक्टर के अंदर काम कर रही हैं और प्रेगनेंसी के टाइम पर या प्रेगनेंसी के बाद उनको कुछ हफ्तों की पेड लीव मिलेगी, उसको हम कहते हैं मैटरनिटी लीव या फिर मैटरनिटी बेनिफिट। ये एक्ट पहले भी चलता था लेकिन इसका अमेंडमेंट हुआ था, कुछ चेंजेस आए थे, कुछ नए प्रावधान डाले गए थे साल 2017 के अंदर। ठीक है, तो इस एक्ट ने ये बोला था कि एम्प्लॉयर्स जो है, जहाँ पर भी जो औरतें हैं वो काम कर रही हैं किसी फैक्ट्री इंडस्ट्री इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, वो एम्प्लॉयर्स की जिम्मेदारी है दे मस्ट प्रोवाइड वेमेन विथ 26 वीक्स ऑफ पेड टाइम ऑफ। 26 वीक्स की उनको पेड लीव मिलेगी, 26 हफ्तों की। ठीक है, लेकिन इस प्रकार के जो बेनिफिट्स हैं वो बापों को तो मिलते नहीं है। न्यू फादर्स का मतलब है जो अभी अभी पापा बने हैं शादी के बाद लड़के। अगर वो छुट्टी करके बैठ जाएंगे तो पैटर्निटी लीव का बेनिफिट कुछ दिन के लिए हो सकते हैं लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं होते हैं। तो इसकी वजह से औरतों की एक जेंडर स्टीरियोटाइपिंग शुरू हो जाती है। जैसे अगर मैटरनिटी बेनिफिट 26 हफ्तों की है, पैटर्निटी बेनिफिट नहीं है या फिर इतने दिनों की नहीं मिल सकती, जो मर्द हैं उनको छुट्टी, कि मर्द जाकर ऑफिस ये बोले अपने बॉस को, एक लेटर लिखें कि सर मेरा और मेरी वाइफ का एक अभी बेबी हुआ है और मुझे छुट्टी चाहिए क्योंकि मेरी वाइफ छुट्टी नहीं कर सकती है, वो अपना ऑफिस कंटिन्यू करेगी तो मैं घर पे बैठ के बच्चों का ध्यान रखूँगा। लेकिन ऐसा कोई प्रावधान हमारे देश में है नहीं, इतनी लंबी कोई पैटर्निटी लीव तो है नहीं जितनी औरतों के लिए बनाई गई है 26 हफ्तों की। तो कहीं ना कहीं कानून बनाने के बावजूद भी ये कानूनी प्रक्रिया से ही साबित होता है कि औरतों के रोल को लेकर एक जेंडर स्टीरियोटाइपिंग पनपता है हमारी सोसाइटी के अंदर। परपेचुएट का मतलब होता है खिंचा चलाता है, पनपता है, जहाँ पर औरतों को मैटरनिटी लीव मिल रही है 26 हफ्ते की। फादर्स के लिए, न्यू फादर्स के लिए वो फिक्स तो है नहीं, तो यहाँ पर औरतों को देखा जाता है कि वही प्राइमरी केयर गिवर्स हैं, तो इसलिए उनकी छुट्टी होनी चाहिए ज़्यादा और वो पेड भी होनी चाहिए, कि मतलब वो ऑफिस नहीं भी जाएंगी या वर्क फ्रॉम होम को अगर ऑप्ट कर लेंगी तो सरकार ने जो फॉर्मल सेक्टर के फॉर्मल सेक्टर या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के, ऑर्गेनाइज सेक्टर भी जिसको आप बोलते हो, उधर की जो कंपनीज, फर्म्स, इस्टेब्लिशमेंट, फैक्ट्रीज, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उनके ऊपर सरकार ने डंडा कर रखा है कि आप किसी भी औरतों को, ऐसी किसी भी औरत को जो कि माँ बन चुकी है, आप उसको फिर निकाल नहीं सकते। यहाँ पर इनफॉर्मल सेक्टर या अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात नहीं हो रही है। इसके लिए अभी तक कोई प्रावधान नहीं है कि आपकी काम वाली जो है वो एक बेबी को डिलीवर करने वाली है या फिर कर चुकी है, तो आपको, वो भले ही आपके घर नहीं आ रही है लेकिन फिर भी आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे, घर पे बैठ के खिलाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट। ये वाली चीज़ सिर्फ फॉर्मल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए लागू होती है क्योंकि वहाँ पर ट्रैक करना आसान होता है, या जिसको आप बोलते हो ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ये जो लॉ है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2011 का अमेंडेड जो लॉ है, इट ऑल्सो कवर्स ओनली फॉर्मल एंड लार्ज साइज फर्म्स। मैंने आपको जैसा कि बताया ना, फॉर्मल सेक्टर या ऑर्गेनाइज सेक्टर इसके अंदर कवर होते हैं, विच ओवरऑल एम्प्लॉय ओनली अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ कंट्रीज फीमेल वर्कर्स। राइटर यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं कि वो वैसे भी औरतों को एज एम्प्लॉय कम ही लेते हैं, और स्पेशली अगर वो अनमेरिड एम्प्लॉय है तो उसको कम ही लेंगे, क्योंकि उनको ये लगता है एक औरत कितनी भी टैलेंटेड है लेकिन उसका इंटरव्यू लेते हुए अगर कोई मेल कैंडिडेट अगर उनको मिल जाए जिसका कैलिबर, जिसकी स्किल थोड़ी सी कम भी है, तो बड़े बड़े जो फॉर्मल सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो फर्म्स होते हैं, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो कॉर्पोरेट जाइंट्स होते हैं, वो औरतों को फिर भी कम ही रखते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि आज ये शादी के बाद चूड़े पहनकर आई है मोतीचूर के लड्डू खिलाने के, सर जी ये ले लो मिठाई खाओ, मेरी अभी भी शादी हुई है 15 दिन पहले, अभी अभी मैं हनीमून से लौटी हूँ, 2 साल के बाद, 1.5 साल के बाद ये प्रेग्नेंट हो जाएगी। फिर ये जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 के जो प्रोविजन है उसका फ़ायदा उठाएगी। अब कंपनी जो है वो कंपनी बैठी हुई है इकोनॉमी के अंदर प्रॉफिट कमाने के लिए, वो सोशल वेलफेयर करने के लिए तो बैठी नहीं हुई है कि भाई
मेरे यहाँ जो फीमेल एम्प्लॉय काम कर रही है, जो फीमेल वर्कर काम कर रही है, शादी उसकी हुई, सुहागरात उसकी मनी, हनीमून पे वो गई, प्रेग्नेंट होकर वो आ गई, और पैसे भी मैं ही दूँ उसको बच्चे पालने के 26 हफ्ते तक। क्यों भाई? कोई चंदे की दुकान चला रहा हूँ मैं? ये माइंडसेट होता है बड़े बड़े फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस या फिर और फॉर्मल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, या जिसको आप ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो फॉर्म्स और बिजनेस कॉर्पोरेशंस कहते हो। वो फिर, और औरतें कितनी भी टैलेंटेड हो, उन्होंने एमबीए कर रखा हो, बीबीए एमबीए कर रखा हो, बीसीए कर रखा हो, गोल्ड मेडलिस्ट हो, किसी फील्ड में बहुत अच्छा उनका स्किल दिखे, लेकिन फिर भी कंपनी थोड़ा सा हिचकिचाती है सरकार के इस डंडे की वजह से, क्योंकि हम कल को कोई भी अनशंट रीज़न देकर औरतों को तो निकाल नहीं पाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज फर्म्स को तो यही लगता है। और फिर बैठे बैठे 26 हफ्तों के लिए इनको, मतलब हमें छुट्टी देनी पड़ेगी, और छुट्टी भी ऐसी देनी पड़ेगी कि जितने टाइम पर ये घर पर बैठ के बच्चों को संभाल रही हैं, हमें उसका, इनको जो सैलरी का जो हिस्सा है हमें वो भी देना पड़ेगा, पूरा पूरा हम उसको काट नहीं सकते। तो ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि यार ये मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलते हैं इस कंपनी के अंदर, उस फलानी कंपनी के अंदर, उस कॉर्पोरेट कंपनी के अंदर। लेकिन जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो फर्म्स होते हैं, बड़े बड़े जो फर्म्स होते हैं, वो वैसे भी बहुत ही कम फीमेल वर्कर्स को एम्प्लॉय करते हैं। ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट उनकी होती ही नहीं है। ठीक है, समझ गए ये चीज़ आप? तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।